मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। लाखों के नुकसान से बचने विपरीत परिस्थितियों में पुल का निर्माण कार्य शुरू। नहीं बंद हुआ नहर का पानी तो जुगाड़ करके निर्माण एजेंसी बनाने लगी पुल। बड़े अपराधों का खुलासा करने में मदद करने वाले रक्षा समिति के सदस्य को मिलेगा 10,000 का पुरस्कार। पुलिस अधीक्षक रेल ने ली जीआरपी कर्मियों के साथ रक्षा समिति के सदस्यों की बैठक। समाज को नई प्रेरणा देने वाली पुस्तक के रचयिता मिलिंद सम्मानित। शासकीय कर्मी एवं साहित्यकार मिलिंद रोंगे हुए सम्मानित। नर्मदांचल क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने वाले कक्का जी के कार्यों को शब्दों में उकेरने का किया कार्य। 5 मई को भव्य शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी परशुराम जयंती। पंडित प्रदीप मिश्रा होंगे मुख्य अतिथि। और मिनी गांधी स्टेडियम में निःशुल्क क्रिकेट शिविर का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक रेल हितेश चौधरी सोमवार को जीआरपी थाना पहुंचे। यहां पर उन्होंने रक्षा समिति के सदस्यों की बैठक लेते हुए उन्हें अपराधियों की धरपकड़ करने में मदद की बात कही। उन्होंने कहा कि समिति का जो भी सदस्य बड़े अपराधों का खुलासा करने में मदद करेगा उसे 10,000 से 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ट्रेनों में हो रही चोरी और लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने के साथ ही ऐसे अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जीआरपी ने हर संभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक रेल हितेश चौधरी समय समय पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सोमवार को वह देश से प्रमुख जंक्शनों में से एक इटारसी जंक्शन को जीआरपी थाना पहुंचे। यहां पर पहले उन्होंने अपराधों की समीक्षा की। इसके बाद जीआरपी डीएसपी अर्चना शर्मा और जीआरपी थाना प्रभारी विवेंदु वेंकट टांडिया से आवश्यक चर्चा करते हुए अपराधियों की धरपकड़ और तेज करने की हिदायत दी है। इसके बाद एसपी श्री चौधरी ने रेलवे जंक्शन पर काम करने वाले कुली, ऑटो चालक सहित अन्य रक्षा समिति के सदस्यों की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि आपके आसपास जंक्शन में यदि कोई भी आपराधिक गतिविधियां होती हैं अथवा कोई संदिग्ध लगता है तो इसकी जानकारी तत्काल थाना प्रभारी एवं स्टाफ को दें। उनके इस छोटे प्रयास से बड़े अपराधी जीआरपी की पकड़ में आ जाएंगे। बड़ी वारदात की मुखबरी करने वाले को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन तब जब बताए गए संदेही से 10 लाख तक का माल बरामद होता है। छोटे अपराधों का खुलासा करने में भी जीआरपी की मदद करने वालों को भी समय समय पर प्रोत्साहित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक रेल द्वारा ली गई रक्षा समिति की बैठक में 2 दर्जन से अधिक सदस्य मौजूद रहे। इनमें अधिकांश कुली और टैक्सी चालक मौजूद थे। उन्होंने समिति के सदस्यों से विगत दिनों में कुछ अच्छा काम करने की जानकारी मांगी। तब 2 सदस्य ऐसे सामने आए जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। उन्हें 500-500 रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी सदस्यों को आश्वासन दिया कि अच्छा काम करने वाले सभी सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। रक्षा समिति एवं जीआरपी कर्मियों की बैठक को संबोधित करते हुए एसआरपी श्री चौधरी ने कहा कि ट्रेनों में चोरी और लूट की वारदातों का अंजाम अक्सर अवैध वेंडर ही देते हैं, जो खान-पान सामग्री बेचने के लिए आउटर पर ट्रेन धीमी होने पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद वह लेडीज पर्स को टारगेट करते हैं। यदि उन्हें चोरी का मौका मिला तो वह चोरी करके भाग जाते हैं अथवा पर्स छीनकर चलती ट्रेन से कूदकर भागते हैं। इस प्रकार की इटारसी सहित अन्य जीआरपी थानों में अपराधों का खुलासा हो चुका है, जिससे साबित हो गया है कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में अवैध वेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने रक्षा समिति के सदस्यों से जंक्शन में अवैध वेंडरी की जानकारी ली। हालांकि सदस्यों ने कहा कि पहले की तुलना में अब अवैध वेंडरी काफी कम हुई है। इस संबंध में जब एसआरपी हितेश चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ट्रेनों एवं जंक्शन परिसर में होने वाली चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी हर संभव प्रयास कर रही है। मोबाइल हेल्प ऐप के जरिए भी यात्रियों को शिकायत करने में सहूलियत होगी। हेल्प ऐप से शिकायत मिलने पर तत्काल जीआरपी द्वारा यात्री को अटेंड कर चलती ट्रेन में ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। अपराधियों को पकड़ने के लिए रक्षा समिति के सदस्यों की भी मदद ली जा रही है। यात्रा करती है महिला, बच्ची, बुजुर्ग। कई सारे अपराधी जो लड़के 15, 20, 25 साल के रहते हैं, उनको आदत रहती है आउटर से चढ़ जाएंगे, आउटर में कूद जाएंगे। हम हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि हम हर जगह पुलिस हर समय लगा दें। चोर भी देखता है एक बार पकड़ा गया तो अगली बार अगली जगह से कूद जाएगा, अगले वाले आउटर से और 15 मिनट बाद कूद जाएगा। पर आप लोगों को बहुत जानकारी होती है कि हाँ यार ये लड़का पर्स लेके गया है, मतलब गड़बड़ है इसका। अगर आपको ऐसे अपराधी भी दिखते हैं कि साहब ये लड़का तो अय्याशी कर रहा है, नई गाड़ी ले ली है, नया घोड़ा ले लिया है, नए कपड़े पहन रहा है, पैसा तो है नहीं, जरूर इसने हाथ मारा है, या पर्स ले जाते हुए कोई दिख जाए, तो आप
थाना प्रभारी को, हमें किसी को भी सूचना दें ताकि उसको जेल तो भेजें, क्योंकि घटनाएं आज सामने वाले के साथ हुई है, कल हमारे परिवार के साथ भी हो सकती है। और कितना गंभीर विषय की महिला से पर्स छीन करके भाग जाना। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में जागरूकता रैली निकालने के साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। मलेरिया नियंत्रण को लेकर बैठक भी आयोजित की गई। इस दौरान आवश्यक चर्चा की गई। विश्व मलेरिया दिवस पर मलेरिया नियंत्रण को लेकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला मलेरिया अधिकारी अरुण श्रीवास्तव और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी ने कार्यशाला में मौजूद आंगनवाड़ी, आशा और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मलेरिया के लक्षण और यह किस प्रकार कैसे फैलता है इसकी विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। कार्यशाला के पूर्व मारुति नर्सेस ट्रेनिंग सेंटर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इसके बाद शासकीय अस्पताल में नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। मच्छरों को पनपने से रोकने के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर मौजूद जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। इसके लिए मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। घरों से मच्छरों को नष्ट करने के लिए जरूरी उपाय किया जाना चाहिए। यदि मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया भी नहीं होगा। इधर इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मलेरिया 2 प्रकार का होता है और वह अलग अलग प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। इनमें फैल्सिफोरम मलेरिया घातक होता है। मलेरिया के शुरुआती लक्षणों में ठंड के साथ बुखार आना होता है। यदि ऐसे प्राथमिक लक्षण सामने आते हैं तो तत्काल इसकी जांच करानी चाहिए। इसके अलावा चिकित्सक के परामर्श से दवाएं लेने से मलेरिया पर नियंत्रण पाया जाता है। अस्पताल में सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। मच्छर हूँ मैं, डेंगू फैलाना, मलेरिया फैलाना है मेरा काम। मच्छर हूँ मैं। अरे वाह, ये गांव में कितनी गंदगी फैली हुई है। लोग नालियों का गंदा पानी साफ नहीं करते, ना कूलर का पानी साफ करते, रात में सोते वक्त मोर्टीन भी नहीं जलाते, ना मच्छरदानी लगाते हैं। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ बहुत अच्छे से रह सकती हूँ और पूरे गाँव वालों को बीमार कर सकती हूँ, जिससे होता है ये। आज वर्ल्ड मलेरिया डे है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करें। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है, तो उसमें एक आवश्यक है कि लोग सावधानी बरतें, मच्छर के काटने से बचें और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे मच्छर ना हो। जैसे कि मच्छर हमारे घर में जो साफ पानी जमा होता है उसमें पनपता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोग घरों के आसपास कहीं भी खुला पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, शाम के वक्त नीम का धुआं करें या ऐसे उपाय अपनाएं जिससे मच्छर भाग जाए। उन सब के संबंध में जागृति उत्पन्न करने के लिए लोगों में आज हमने रैली का आयोजन किया है, कार्यशाला का आयोजन किया है, एक नुक्कड़ नाटक भी हुआ है। इसके अलावा जिले के सभी ब्लॉक्स में कार्यशालाएँ हो रही हैं, गाँव-गाँव में नारे लेखन हो रहा है और लोगों को इस दिवस के माध्यम से जागरूक। जैसा कि सभी को विदित है कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ भी कुछ कार्यक्रम हुए थे और अभी चल भी रहे हैं, जिसमें एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था, एक नुक्कड़ नाटक किया गया और अब एक वर्कशॉप है। वर्तमान में जहाँ तक बीमारियों का प्रश्न है, अभी ज़्यादातर उल्टी और दस्त के साथ बुखार के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और मुख्य रूप से जो भीषण गर्मी हो रही है, इस गर्मी से बचाव रखने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी आम जनता को। मलेरिया के लिए जो मुख्य जो एग्जामिनेशन का जो मुख्य स्लाइड है वो अपन लगातार बना रहे हैं
और उनकी जांचें भी पर डे प्रतिदिन करवा रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में मलेरिया का कोई जनवरी से अभी तक इटारसी शहरी क्षेत्र में नहीं मिला है और सतत उसकी निगरानी चालू। मलेरिया में मुख्य रूप से तेज़ बुखार आता है, वो भी थोड़ा सा ठंड लग कर आता है, तेज सिर में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है और अगर खतरनाक मलेरिया है तो कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कई बार झटके भी आ जाते हैं और साथ ही साथ एक प्रकार का और मलेरिया होता है जो कम लक्षणों वाला रहता है लेकिन वो खून की कमी शरीर में धीरे धीरे करता है। बदमाशों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ को लेकर पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त शुरू की है। इसके तहत पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक अवैध शराब बेचने वालों के साथ ही चुरा लेकर घूमने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अपराधियों के बुलंद हौसलों को पस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के निर्देश पर रात में कॉम्बिंग गश्त शुरू की गई है। पुलिस के इस गश्ती अभियान ने अपराधियों की नींद उड़ा रखी है। बीती रात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह के साथ सिटी थाना पहुंचकर निरीक्षण कर कॉम्बिंग गश्त की जानकारी ली। इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं ताकि हर क्षेत्र के अपराधियों को पकड़ा जा सके। बीती रात इटारसी से पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को छुरे के साथ गिरफ्तार किया है, तो वहीं 1 दर्जन लोगों से अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेहरा गांव निवासी 22 वर्षीय आकाश पिता ओम प्रकाश को रात 1:30 बजे मेहरा गांव ग्राम पंचायत चौराहे से छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसी प्रकार मेहरा गांव निवासी 20 वर्षीय अभय कुचबंदिया को नाला मोहल्ला क्षेत्र से छुरे के साथ पकड़ा गया। इसके अलावा नदी मोहल्ला मालवीगंज से संजीव भाट को छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। इधर शनि मंदिर पुरानी इटारसी से 23 वर्षीय नीरज नामक अपराधी को चाकू के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं 12 बंगला गायत्री मंदिर के पास से आशिफ कुरैशी को कच्ची शराब बेचते पकड़ा गया। इसी प्रकार नरेंद्र नगर से नरेंद्र मालवी, मेहरा गांव से श्याम कुचबंदिया, एकलव्य स्कूल के पास से धोखेड़ा निवासी ब्रजमोहन चौधरी, गरीबी लाइन से नरेश कुचबंदिया, 4 लेन से पीपल मोहल्ला निवासी तेजराम मेहरा, आसफाबाद निवासी भीम कुचबंदिया, मेहरा गांव निवासी यतीन्द्र यादव, नाला मोहल्ला निवासी दीपक कुचबंदिया, अलीम शाह, ऋतिक कुचबंदिया के पास से अलग अलग मात्रा में देशी और कच्ची शराब बरामद कर उनके खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेहरा गांव नदी पर रेलवे का निर्माण एजेंसी ने पुल का काम शुरू कर दिया है। नहर विभाग को पत्राचार करने के बाद भी पानी नहीं रुकने के कारण विपरीत परिस्थितियों में काम किया जा रहा है, क्योंकि नहर के पानी से निर्माण एजेंसी को प्रतिदिन 2 लाख का नुकसान हो रहा है। 12 बंगला से लेकर मेहरा गांव नदी तक रेलवे द्वारा सीमेंट सड़क और नदी पर जर्जर पुल को तोड़कर नया पुल बनाने का काम किया जाना है। सड़क का निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन पुल निर्माण के लिए खेतों के रास्ते नदी पर आ रहे हैं। नहर के पानी बाधक बन रहा है। विगत 1 सप्ताह से पानी का बहाव रोकने के लिए निर्माण एजेंसी द्वारा तमाम प्रयास किए गए। अलग अलग स्थानों पर मिट्टी की मेड़ बांधन काम नहीं आए। ऐसे में निर्माण कार्य एजेंसी को प्रतिदिन 2.5 लाख का नुकसान हो रहा था, क्योंकि पुल निर्माण के लिए भारी भरकम बॉक्स रखने के लिए 250 टन के वजन उठाने की क्षमता वाली क्रेन को ग्वालियर से बुलाया गया है। पोकलैंड मशीन और जेसीबी के साथ लेबर भी बुलवा ली गई, लेकिन वह नहर का पानी बंद होने का इंतजार करते रहे। इसके लिए रेलवे के संबंधित अधिकारियों द्वारा नहर विभाग के अधिकारियों को पानी बंद करने के लिए भी पत्राचार किया गया, लेकिन नहर विभाग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पानी बंद करने से किसानों की मूंग सूखने की चिंता है। किसानों को पानी नहीं मिला तो वह हंगामा कर सकते हैं। तब प्रतिदिन लाखों के नुकसान से बचने के लिए कंपनी द्वारा विपरीत परिस्थितियों में काम करने का निर्णय लेते हुए सोमवार से काम प्रारंभ किया गया है। साइट इंजीनियर जुनैद उस्मानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पुल को अब 2 हिस्सों में बनाया जाएगा। इसके लिए एक तरफ का पानी बंद कर दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। बंद पानी के स्थान पर बॉक्स रखे जाएंगे। एक तरफ का निर्माण कार्य होने के बाद दूसरी तरफ का पानी बंद कर बॉक्स रखे जाएंगे, तभी पुल का निर्माण कार्य संभव है। मेहरा गांव नदी पर 12 बंगला पहुंच मार्ग पर बना वर्षों पुराना पुल जर्जर हो चुका था। इसके अलावा इसकी ऊंचाई मात्र 3.5 मीटर होने के कारण मामूली बारिश में भी पुल के ऊपर पानी आ जाने से आवागमन बंद हो जाता था। लेकिन अब जो पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर रहेगी। सीमेंट की पाइप के स्थान पर बॉक्स रखे जा रहे हैं। वहीं इसकी चौड़ाई भी बढ़ाकर 7.5 मीटर की जाएगी, ताकि पुल पर आमने सामने वाहन आ जाएं तो उनकी क्रॉसिंग आसानी से हो जाए। साइट इंजीनियर दुश्मनी के अनुसार पुल के निर्माण में 25 बॉक्स लगेंगे, जिनका निर्माण कार्य पहले हो चुका है। एक बॉक्स से चौड़ाई 1.5 मीटर है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो एक पखवाड़े में पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
नर्मदापुरम के आदर्श नेतृत्वकर्ता माने जाने वाले और नर्मदांचल में अपने समय के कठिन दौर में शिक्षा की अलग जगाने वाले स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा कक्का जी के जीवन पर आधारित पुस्तक के रचयिता मिलिंद रोंगे का विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया। स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा के कृतित्व पर आधारित एक ऐसी पुस्तक जिसमें समाज को नई प्रेरणा मिले की रचना कृषि उपज मंडी में पदस्थ एवं विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के निज सहायक व साहित्यकार मिलिंद रोंगे का शोध संकलन धर्मनिष्ठ एवं विधिवेता शिक्षाविद स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा का विमोचन विगत दिनों नर्मदा शिक्षा समिति की स्थापना के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अमृत महोत्सव में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NES महाविद्यालय के लोकार्पण अवसर पर किया गया। इसके उपरांत श्री रोंगे का सम्मान भी किया गया। ऐसी महान शख्सियत के व्यक्तित्व को रेखांकित करने पर मुख्यमंत्री ने श्री रोंगे की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। नर्मदा शिक्षा समिति के अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा, पूर्व विधायक पंडित गिरजा शंकर शर्मा एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा मौजूद रहे। रेलवे स्कूल न्यूयॉर्क के होनहार छात्र रहे मिलिंद रोंगे, जो कि वर्तमान में कृषि उपज मंडी में शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को बखूबी ईमानदारी से निभाते हुए स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा के व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक की रचना करने में श्री रोंगे को लगभग 4 वर्ष का समय लग गया। श्री रोंगे बताते हैं कि ऐसी शख्सियत जिनका निर्माण वर्षों पूर्व हो चुका है, उनके जीवन पर लिखने के लिए कई लोगों से संपर्क किया। पुराने लोगों के अनुभव और शर्मा परिवार के योगदान से ही शिक्षा, साहित्य, धर्म, समाज सेवा के क्षेत्र में नर्मदा शिक्षा समिति के संस्थापक स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा के व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक लिखा सके। श्री रोंगे ने बताया कि लगभग 4 वर्ष की मेहनत के बाद 150 पेज की इस पुस्तक को पूर्ण किया गया, जिसमें 135 पेज पर आलेख एवं शेष पर पुरानी जीवन तस्वीरें शामिल हैं। नर्मदांचल के इतिहास को भी इसमें शामिल किया गया है। सोमवार को मिनी गांधी स्टेडियम में निःशुल्क क्रिकेट शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण शिविर इंडियन क्रिकेट क्लब एवं लक्ष्य क्रिकेट अकादमी द्वारा क्रिकेट खिलाड़ियों को निःशुल्क 1 महीने दिया जाएगा। पहले दिन 35 बच्चे परीक्षण शिविर पहुंचे। इंडियन क्रिकेट क्लब के अमित जायसवाल ने बताया कि शहर के क्रिकेट प्रतिभाओं के निःशुल्क क्रिकेट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 19 सालों से यह प्रशिक्षण शिविर रिचर्ड डिकोस्टा, देवेंद्र पाल, नन्हे भैया, मनीष सेतकलानी और अमित जायसवाल द्वारा शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में क्रिकेट की बुनियादी बातों के अलावा बच्चों की फिटनेस, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और शारीरिक दक्षता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये हमारा क्रिकेट का समर कैंप है, जो कि 30 दिनों तक चलेगा। ये हमारा जो अभी चालू है, जो पूरा 1 महीना कैंप चलेगा। उसमें कम से कम नहीं तो हमारी जो हमेशा बच्चे 100, 125, 150 तक बच्चे आते हैं। आज पहले दिन ही 40 बच्चे आए हैं यहाँ पर, और सभी का सहयोग भी रहेगा इसमें। तो मेरा आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आज से जो स्टार्ट किया गया कैंप है, ये क्रिकेट कैंप कहते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर आप सभी को एक नियम बनाना पड़ेगा, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उस नियम को अपनाना पड़ेगा। आपको सुबह 5:45 पर उजाला हो जाता है, ठीक है। तो 5:30 बजे आप ग्राउंड के अंदर आए, जैसा भी सर बोलें, जैसे आपके कोचेस बोलें, वैसा आपको करना है। और सारे बच्चों को, आप लोग आए हो पहले दिन, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मन से खेलना है, यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है। और आपको यहाँ इस शहर से अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने ज़िले का नाम रोशन करना है, और अपने को फिट रखना है। फिट मीन्स रात में ऐसा नहीं रात में 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, अरे सुबह जाना चले जाएंगे। इसके लिए यहाँ समर कैंप लगाने में जो भी मेरे सहपाठी आगे आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी कलीग जो मेरे साथ पूरे जीवन भर क्रिकेट खेलते रहे, और प्यारे बच्चों, आपको हम बता दें कि आपको तो बहुत अच्छा क्रिकेट मिल रहा है। हम 50 साल पहले जब यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, तो हमारे सिवा और हम खुद ही खेलते थे, खुद ही बॉल उठाते थे, और हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और आगे बढ़े। एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो गेम है, ये डिसिप्लिन का है। आप लोग ये 20-25 दिन यहाँ आओगे, आप लोग 2 चीज़ें तो बिल्कुल सीख के जाना है। एक तो डिसिप्लिन, दूसरा इससे कैंप से 2 फायदे होते हैं अपने को। एक तो बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, दूसरा फिटनेस अपने को आती है। जीवन में यदि आपको 2 चीज़ें आपके पास हैं, तो
तो जीवन में आप कहीं भी नहीं हारोगे, खेल मैदान में क्या वैसे भी नहीं हारोगे। यदि आपके पास डिसिप्लिन है और आपकी बॉडी फिटनेस है, यदि फिटनेस आपके पास है तो आप कोई भी गेम खेल सकते हो, और डिसिप्लिन है तो अपने परिवार में जहाँ समाज में रहते हो उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो। अब तक छोटी सी ब्रेक का बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को।
ज़िंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377।
आप साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड नियर HP गैस एजेंसी इटारसी, 07572404747। फिर आपका स्वागत है। विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम की जयंती इस साल धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्य समारोह 5 मई को महाआरती, विप्र सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह गांधी मैदान में शाम 7 बजे होगा। विप्र समाज के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा ने बताया कि समाज के अनुरोध पर पंडित मिश्रा ने कार्यक्रम में पधारने की सहमति प्रदान की है। यह जिले के लिए गौरव की बात है कि ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित मिश्रा जयंती समारोह में पधार रहे हैं। आयोजन की भव्य तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस कार्यक्रम के तहत अनेक कार्यक्रम होने हैं, जिसमें स्थान परशुराम भवन रहेगा। 1 मई रविवार सुबह 10 बजे कैरम, शतरंज एवं शाम 6 बजे संगीत प्रतियोगिता होगी। 2 मई को सुबह 10 बजे निबंध एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रश्नोत्तरी, शाम 6 बजे से महिला मंडल युवती दल के सांस्कृतिक कार्यक्रम। 3 मई सुबह 10 बजे परशुराम मंदिर नेहरूगंज में भगवान परशुराम का महाभिषेक, पूजन एवं भंडारा समाज के चयनित 11 जोड़े करेंगे। शाम 6 बजे जयस्तंभ चौक पर भजन संध्या का आयोजन होगा। 4 मई को दोपहर 3 बजे CPE गेट पुराने इटारसी से विशाल विप्र जागरण रैली निकाली जाएगी जो पूरे शहर का भ्रमण करेगी। शाम 6 बजे आनंद मेला। 5 मई सुबह 9 बजे द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में विप्र बटुकों का उपनयन, जनेऊ संस्कार होगा। मुख्य समारोह 5 मई की शाम 4 बजे परशुराम भवन दूसरी लाइन से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकलेगी जो मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य समारोह स्थल गांधी मैदान पहुंचेगी। यहां विप्र समाज के संरक्षक द्वय पूर्व विधायक पंडित अंबिका शुक्ला, विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, पूर्व विधायक पंडित गिरिजाशंकर शर्मा, पूर्व मंत्री पंडित विजय दुबे, काकू भाई, पंडित सुनील तिवारी, डॉक्टर राजेश शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में जयंती समारोह, विप्र प्रतिभाओं का सम्मान एवं मुख्य वक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा का विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मंच से पंडित मिश्रा लोगों को धार्मिक प्रवचन देंगे। इस समारोह में विप्र समाज के अलावा समस्त हिंदू अनुयायी शामिल हो सकेंगे। सोना सावरी नाका निवासी एक महिला के साथ एक अन्य महिला द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। सोना सावरी ग्राम निवासी 60 वर्षीय दुर्गाबाई बीती रात लगभग 8 बजे अपने घर के सामने बैठी थी। इसी दौरान बंगलिया निवासी सरोज मेहरा ने उसके पास पहुंचकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने फरियादी महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रीवा के मध्य 10 ट्रिप साप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो भोपाल मंडल के इटारसी हरदर स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 02187 रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 28 अप्रैल से 30 जून तक प्रति गुरुवार को रीवा स्टेशन से 4 बजे प्रस्थान कर रात में 11:20 पर इटारसी पहुंचेगी। इसके बाद 11:30 बजे इटारसी से प्रस्थान कर अगले दिन रात्रि में 12:22 हरदा पहुंचकर 12:24 पर हरदा से प्रस्थान कर 12:20 से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन दिन में पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02188 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन 29 अप्रैल से 1 जुलाई तक प्रति शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से 1:30 पर प्रस्थान कर अगले दिन 12:03 रात्रि में हरदा पहुंचकर 12:05 पर हरदा से प्रस्थान कर 1:30 स्टेशन इटारसी पहुंचकर
1:40 पर इटारसी से प्रस्थान कर 8:55 पर दिन में रीवा स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी के हॉल्ट रास्ते में दोनों दिशाओं में सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड़, नासिक रोड, कल्याण एवं दादर स्टेशनों पर रुकेगी। इस गाड़ी में एक वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी, एक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 3 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 8 शयनयान श्रेणी, 6 सामान्य श्रेणी एवं 2 SLRD सहित कुल 21 कोच रहेंगे। इस दौरान यात्रियों से मास्क लगाने और सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। बीती रात संखेड़ा के समीप एक कार की टक्कर से बाइक चालक घायल हो गए, जिसकी शिकायत उसने रामपुर थाने में की है। बताया जा रहा है कि संखेड़ा ग्राम निवासी 23 वर्षीय अवधेश पटेल बीती रात बाइक द्वारा इटारसी से अपने घर जा रहा था। तभी रात लगभग 12:30 बजे संखेड़ा ग्राम के समीप मेन रोड पर सामने से तेज गति से आ रही सफेद रंग की कार के चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में वह बाइक समेत नीचे गिर गया। हादसे में उसे काफी चोट भी आई है, जिसका उपचार शासकीय अस्पताल में किया गया। इधर इस मामले में फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर द्वारा आयोजित विवाह सम्मेलन की तिथि में शासन के निर्देशानुसार संशोधन किया गया है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कन्या को 38,000 का गृहस्थी का सामान एवं 11,000 नगद भुगतान का प्रावधान है। तथा समिति की आपातकालीन बैठक में सर्वसम्मति से विवाह तिथि 12वीं के स्थान पर अब 24 मई 2022 पर सहमति बनी, ताकि वर वधू को शासन की योजना का लाभ मिल सके। 25 अप्रैल को आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर का प्रतिनिधि मंडल जिला पंचायत CEO मनोज सरेयाम से मुलाकात की एवं ज्ञापन दिया गया, जिसमें शासन के निर्देशों का पालन करने हेतु श्री सरेयाम के द्वारा 24 मई को विवाह सम्मेलन करने का सुझाव दिया गया। इस पर समिति सदस्यों ने सहमति दी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आदेश 22 अप्रैल को जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 15 दिन का समय रजिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए। चूँकि आदेश के अनुसार पूर्व तिथि 12 मई को सम्मेलन कराना प्रशासन के नियम के अनुरूप नहीं है, अतः योजना का लाभ लेने के लिए उक्त तिथि में संशोधन करके 24 मई 2022 किया गया है, ताकि वर वधू को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली राशि एवं सामग्री का लाभ मिल सके। समिति के संरक्षक सुरेंद्र कुमार धुर्वे, सलाहकार राकेश तुमराम, जगदीश काकोड़िया, गोंडी धर्माचार्य, भूमिका कमलेश धुर्वे, रेवाराम आहके, अन्य लोग सम्मिलित हुए। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। लाखों के नुकसान से बचने विपरीत परिस्थितियों में पुल का निर्माण कार्य शुरू। नहीं बंद हुआ नहर का पानी तो जुगाड़ करके निर्माण एजेंसी बनाने लगी पुल। बड़े अपराधों का खुलासा करने में मदद करने वाले रक्षा समिति के सदस्य को मिलेगा 10,000 का पुरस्कार। पुलिस अधीक्षक रेल ने ली GRP कर्मियों के साथ रक्षा समिति के सदस्यों की बैठक। समाज को नई प्रेरणा देने वाली पुस्तक के रचयिता मिलिंद सम्मानित। शासकीय कर्मी एवं साहित्यकार मिलिंद रोंगे हुए सम्मानित। नर्मदांचल क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने वाले कक्का जी के कार्यों को शब्दों में उकेरने का किया कार्य। 5 मई को भव्य शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी परशुराम जयंती। पंडित प्रदीप मिश्रा होंगे मुख्य अतिथि। और मिनी गांधी स्टेडियम में निःशुल्क क्रिकेट शिविर का हुआ शुभारंभ। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे कीजिए। नमस्कार।